नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। आजादी की 76वीं वर्षगांठ के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप अब दिया जा रहा है। सीडीओ झरना कमठान ने बताया कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है और सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। परेड ग्राउंड में जो काम बचा है वो देर रात तक संपन्न हो जाएगा। आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जो है कल हम सभी लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और जो राज्य स्तरीय समारोह है इसका वो यहाँ पे परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए हमने नोडल ऑफिसर्स बना दिए हैं, अधिकारियों की ड्यूटी लग गई है, मजिस्ट्रियल ड्यूटीज भी लग गई हैं। सभी अधिकारियों ने ड्यूटी स्थल को देख लिया है और अपनी अपनी ड्यूटी को समझ लिया है। अब लगभग तैयारी पूरी हो गई है, बस इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा जो है ये व्यवस्था की गई है। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान के पार पहुंच चुकी है। पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश से ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा उफान पर है। इस सीजन में पहली बार हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान के पार पहुंची है। गंगा खतरे के निशान 294 मीटर से 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा में इस वक्त करीब 3 लाख क्यूसेक पानी बह रहा है। गंगा खतरे के निशान के पार पहुंचने से जनपद के निचले इलाके लक्सर, खानपुर सहित 2 दर्जन से अधिक गांवों में और यूपी के गंगा के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं जनपद के गंगा से सटे गांवों के लोगों को हटाया जा रहा है। गंगा का जलस्तर 294.85 है फिलहाल। ये खतरे के निशान से 85 सेंटीमीटर ऊपर है। ठीक है सर। और हमारा जो है इस पे पूरा ऊपर से हम संपर्क में हैं अधिकारियों के, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग और पशुलोक बैराज ऋषिकेश सबके हम संपर्क में हैं और हम अपने गेट हमने पूरे खोले हुए हैं बैराज के। कोई यहाँ पे कोई तरह की समस्या नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही चिंतित हैं और चिंतित सरकारें लगातार महिलाओं के हितों पर काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन कुछ तथाकथित महिलाएं अपने अपने विशेष अधिकारों का दुरुपयोग भी करती हुई दिखाई दे रही। ऐसा मामला जनपद नैनीताल के रामनगर क्षेत्र से सामने आया है, जहां रामनगर के ग्रामीण क्षेत्र कुमडागरा मालधान में लंबे समय से सलमा आतंक का पर्याय बनी हुई है। महिलाओं के विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर यह महिला लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करा रही है। इस गोरख धंधे में सिर्फ महिला अकेली नहीं, इस महिला के साथ परिवार के माता पिता, भाई सहित लगभग 6 से 7 लोग और भी शामिल हैं। महिला के द्वारा कुछ दिन पहले ही अकरम पुत्र अली हुसैन नामक व्यक्ति से मारपीट कर उल्टा उसी पर मुकदमा दर्ज कराया गया और अब फैसला करने की एवज में सलमा 1 लाख रुपए मांग रही है। हमारे वहाँ पर एक सलमा नाम की लड़की है जो आए दिन लोगों पे झूठे मुकदमे करती है। पैसे लेने का उसने पेशा बना रखा है। उस विषय में हमने कोतवाल साहब को ज्ञापन दिया है। जिन लोगों से पैसे लिए हैं उसमें भी उनका नाम खोल रखा है कि किसी महिला द्वारा उनको जो है उत्पीड़न किया जा रहा है। तो इस संबंध में जो है ज्ञापन ले लिया गया है और इस संबंध में जो पूर्व में मुकदमा दर्ज है जो इंचार्ज को अवश्य कार्रवाई करने हेतु हमारे द्वारा बता दिया गया है। इसमें जो भी विधि कार्रवाई होगी हमारे द्वारा। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी का कहना है कि अन्य विधानसभाओं के मुकाबले बागेश्वर विधानसभा का संगठन सबसे ज्यादा मजबूत है। साथ ही जिस तरह की लोकप्रियता दिवंगत चंदन राम दास की रही है उसका भी उन्हें काफी फायदा मिलेगा और बीजेपी का प्रत्याशी भारी मतों से चुनकर आएगा। उधर कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस पूरी मजबूती से इस चुनाव में जा रही है और जिस भी प्रत्याशी के नाम पर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड मुहर लगाएगा उसे चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। साथ ही कांग्रेस ने बड़ी जीत का दावा भी किया है। कांग्रेस का कहना है कि बागेश्वर में सभी मोर्चे एक्टिव हैं और जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है।
साथ ही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य व प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज समेत वहां पर लगातार बैठकें भी की जा रही हैं। पार्टी के प्रवक्ता का दावा है कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बीजेपी के कैंडिडेट को बंपर वोटों से पटकने देगा। वो काम बागेश्वर में रोका है। पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और अपने संगठन के बलबूते पर, अपने नेतृत्व के मार्गदर्शन में हम लोग चंपावत विधानसभा की भांति भारी बहुमत से बागेश्वर का उपचुनाव भी जीतने जा रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी, मैं तो वहां स्वयं संगठन मंत्री रहा हूं, हमारा जो पार्टी का संगठन है वो अन्य जिलों के मुकाबले अपेक्षाकृत वहां ज्यादा मजबूत है और चंदन राम दास जी की छवि बागेश्वर में बहुत अच्छी रही है। देखिए, बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी की बहुत पहले से तैयारियां हैं। वहां पर जो 180 बूथ थे उनका पुनर्गठन जो है हम कर चुके हैं। कांग्रेस के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी 3 बार पहले वहां दौरा कर चुके थे, अभी तो वहीं पर उन्होंने कैंप किया हुआ है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हों, जो हमारे पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा जी हों, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी हों, लगातार बागेश्वर के संपर्क में हैं। वेतन रोका है, वो कहाँ बागेश्वर में रोका है, कहाँ बहुत सारे जवानों को पैसा तो हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र शनिदेव मंदिर के पास एक सड़क हादसे में स्कूटी सवार पुरुष और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज गति से आ रहे ट्रक की चपेट में स्कूटी आ गई। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार ट्रक को ओवरटेक कर रहे थे, उसी दौरान स्कूटी सवार महिला ट्रक की चपेट में आ गई, जबकि पुरुष की सड़क पर गिरने से मौत हो गई। हादसे के बाद थाना बहादुराबाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। वहीं ट्रक चालक को पुलिस साथ ले गई। ट्रक की चपेट में ये स्कूटी सवार यहां पर आए हैं, महिला और पुरुष ये बताया जा रहे हैं, जिनकी मौत हो गई है। ये बड़ा हादसा यहां हरिद्वार में हुआ है और ओवरटेक करने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, जिसमें स्कूटी सवार महिला और पुरुष की मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। साथ ही ट्रक चालक को भी पुलिस अपने साथ ले गई है, पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि ओवरटेक करने की वजह से यह हादसा हुआ, इसमें महिला और पुरुष की जान चली गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में उच्च अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही निर्देश दिए कि उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही अतिवृष्टि को देखते हुए सभी अलर्ट मोड पर रहें। उन्होंने अधिकारियों से अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों और वहां किए जा रहे राहत व बचाव कार्यों की जानकारी भी प्राप्त की। अतिवृष्टि को देखते हुए 2 दिनों के लिए चारधाम यात्रा भी स्थगित कर दी गई। सीएम ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि मौसम के पूर्व अनुमान को देखकर ही यात्रा करें। सीएम ने जिला प्रशासन को घायलों को जल्द उचित उपचार दिलवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अतिवृष्टि से प्रदेश में जहां भी नुकसान हुआ है, प्रभावितों को मानकों के अनुसार मुआवजा राशि जल्द से जल्द मिल जाए। सीएम ने कहा कि अतिवृष्टि से प्रदेश में हुई क्षति का पूरा आकलन किया जाए। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट पहुंचे और काठगोदाम के कलसिया नाले से पिछले दिनों हुई भारी बरसात के बाद नुकसान का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। जिसके बाद वे काठगोदाम इंटर कॉलेज में लगे आपदा राहत कैंप भी पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। साथ ही मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सरकार आपदा से संबंधित सारी तैयारियां कर रही है और उन्होंने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। सरकार पूरी तरह प्रभावित परिवारों की मदद के लिए तत्पर है और अधिकारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। सरकार हर प्रकार से तैयार है और जो हमने
आपदा आने से पहले, आपदा के दौरान, आपदा के बाद सरकार को तैयारी करनी चाहिए। तैयारी पूरी है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी का कहना है कि अन्य विधानसभाओं के मुकाबले बागेश्वर विधानसभा का संगठन सबसे ज्यादा मजबूत है। साथ ही जिस तरह की लोकप्रियता दिवंगत चंदन राम दास की रही है, उसका भी उन्हें काफी ज्यादा फायदा मिलेगा और बीजेपी का प्रत्याशी भारी मतों से चुनकर आएगा। उधर कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस पूरी मजबूती से इस चुनाव में जा रही है और जिस पर भी प्रत्याशी का नाम केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड मोहर लगाएगा, बड़ी मतों से वो जीतकर आएगा। कांग्रेस का कहना है कि बागेश्वर में सभी मोर्चे एक्टिव हैं और जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। जी 3 बार पहले वहां दौरा कर चुके थे। पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और अपने संगठन के बलबूते पर, अपने नेतृत्व के मार्गदर्शन में हम लोग चंपावत विधानसभा की भांति भारी बहुमत से बागेश्वर का उपचुनाव भी जीतने जा रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश के नाम संबोधन। क्या कुछ वो कह रही हैं, आपको सुनवाते हैं। चारों ओर उत्सव का वातावरण देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये प्रसन्नता और गर्व की बात है कि कस्बों और गांव में यानी देश में हर जगह बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस के पर्व को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे देशवासी बड़े उत्साह के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। स्वाधीनता दिवस का उत्सव मुझे मेरे बचपन के दिनों की याद भी दिलाता है। अपने गांव के स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने की हमारी खुशी रोके नहीं रुकती थी। जब त्रिरंगा फहराया जाता था तो हमें लगता था जैसे हमारे शरीर में बिजली सी दौड़ गई हो। देशभक्ति के गौरव से भरे हुए हृदय के साथ हम सब राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते थे तथा राष्ट्रगान गाते थे। मिठाइयाँ बांटी जाती थी और देशभक्ति के गीत गाए जाते थे जो कई दिनों तक हमारी मन में गूंजते रहते थे। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि जब मैं स्कूल में शिक्षक बनी तो मुझे उन अनुभवों को फिर से जीने का अवसर प्राप्त हुआ। जब हम बड़े होते हैं तो हम अपने खुशी को बच्चों की तरह व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय पर्व से जुड़े देशभक्ति की गहरी भावना में तनिक भी कमी नहीं आती है। स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हम केवल एक व्यक्ति ही नहीं है, बल्कि हम एक ऐसे महान जन समुदाय का हिस्सा है जो अपनी तरह का सबसे बड़ा और जीवंत समुदाय है। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों का समुदाय है। जब हम स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाते हैं तो वास्तव में हम एक महान लोकतंत्र के नागरिक होने का उत्सव भी मनाते हैं। हमें हर एक की अलग अलग पहचान है। जाति, पंथ, भाषा और क्षेत्र के अलावा हमारी अपने परिवार और कार्य क्षेत्र से जुड़े पहचान भी होती है।
लेकिन हमारी एक पहचान ऐसे है जो इन सब से ऊपर है, और हमारी वो पहचान है भारत का नागरिक होना। हम सभी समान रूप से इस महान देश के नागरिक हैं। हम सबको समान अवसर और अधिकार उपलब्ध है तथा हमारे कर्तव्य भी समान है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। भारत लोकतंत्र की जननी है और प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएं विद्यमान थी, किंतु लंबे समय तक चले उपनिवेशिक शासन ने उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मिटा दिया था। 15 अगस्त 1947 के दिन देश ने एक नया सवेरा देखा। उस दिन हमने विदेशी शासन से तो आजादी हासिल की है, हमने अपनी नियति का निर्माण करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त की। हमारी स्वाधीनता के साथ विदेशी शासकों द्वारा उपनिवेशों को छोड़ने का दौर शुरू हुआ और उपनिवेशवाद समाप्त होने लगा। हमारे द्वारा स्वाधीनता के लक्ष्यों को प्राप्त करना तो महत्वपूर्ण था ही, लेकिन उससे भी अधिक उल्लेखनीय है हमारे स्वाधीनता संग्राम का अनोखा तरीका। महात्मा गांधी तथा अनेक असाधारण एवं दूरदर्शी विभूतियों के नेतृत्व में हमारा राष्ट्रीय आंदोलन अद्वितीय आदर्श से अनुप्राणित था। गांधी जी तथा अन्य महानायकों ने भारत की आत्मा को फिर से जगाया और हमारी महान सभ्यता के मूल्यों का जन जन में संचार किया। भारत के ज्वलंत उदाहरण का अनुसरण करते हुए हमारे स्वाधीनता संग्राम की आधारशिला सत्य और अहिंसा को पूरी दुनिया के अनेक राजनीतिक संघर्षों में सफलतापूर्वक अपनाया गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं भारत के नागरिकों के साथ एकजुट होकर सभी ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को कृतज्ञता पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनके असंख्य बलिदानों से भारत ने विश्व समुदाय में अपना स्वाभिमानपूर्ण स्थान फिर से प्राप्त किया। मातंगिनी हाजरा और कनकलता बरुआ जैसे वीरांगनाओं ने भारत माता के लिए अपने प्राण निछावर कर दिया। माँ कस्तूरबा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर सत्याग्रह के मार्ग पर चलती रही। सरोजिनी नायडू, ओमू स्वामीनाथन, रमा देवी, अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी जैसे अनेक महिला विभूतियों ने अपने बाद की सभी पीढ़ियों की महिलाओं के लिए आत्मविश्वास के साथ देश तथा समाज की सेवा करने के प्रेरक आदर्श प्रस्तुत किए हैं। आज महिलाएं विकास और देश सेवा के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर योगदान दे रही हैं तथा राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं। आज हमारी महिलाओं ने ऐसे अनेक क्षेत्रों में अपना विशेष स्थान बना लिया है जिनमें कुछ दोषों को पहले उनकी भागीदारी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि हमारे देश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आर्थिक सशक्तिकरण से परिवार और समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत होती है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करती हूँ कि वे महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दें। मैं चाहूंगी कि हमारी बहनें और बेटियां साहस के साथ हर तरह की चुनौतियों का सामना करें और जीवन में आगे बढ़ें। महिलाओं का विकास स्वाधीनता संग्राम के आदर्श में शामिल है। प्यारे देशवासियों, स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए अपने इतिहास से पुनः जुड़ने का अवसर होता है। ये हमारे वर्तमान का आकलन करने और भविष्य की राह बनाने के बारे में चिंतन करने का अवसर भी है। आज हम देख रहे हैं कि भारत ने न केवल विश्व मंच पर अपना यथाचित स्थान बनाया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाया भी है। अपनी यात्राओं और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत के दौरान मैंने अपने देश के प्रति उनमें
एक नया विश्वास तथा गौरव का भाव देखा है। भारत पूरी दुनिया में विकास के लक्ष्यों और मानवीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अग्रणी स्थान बनाया है तथा G20 देशों की अध्यक्षता का दायित्व भी संभाला है। क्योंकि G20 समूह दुनिया की 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ये हमारे लिए वैश्विक प्राथमिकताओं को सही दिशा में ले जाने का एक अद्वितीय अवसर है। G20 की अध्यक्षता के माध्यम से भारत व्यापार और वित्त के क्षेत्र में हो रही निर्णयों को न्याय संगत प्रगति की ओर ले जाने में प्रयासरत है। व्यापार और वित्त के अलावा मानव विकास से जुड़े विषय भी कार्यसूची में शामिल किए गए हैं। ऐसे कई मुद्दे जो पूरे मानवता के लिए महत्वपूर्ण है और किसी भौगोलिक सीमा से बंधे हुए नहीं है। मुझे विश्वास है कि भारत के प्रभावी नेतृत्व के साथ G20 के सदस्य देश उन मोर्चों पर उपयोगी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। भारत की G20 की अध्यक्षता में एक नई बात यह है कि डिप्लोमेसी को जमीन से जोड़ा गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक गतिविधि में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी तरह का पहला अभियान चलाया गया है। उदाहरण के लिए ये देखकर मुझे अच्छा लगा कि स्कूलों और कॉलेजों में G20 से जुड़े विषयों पर आयोजित की जा रही गतिविधियों में विद्यार्थी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। G20 से जुड़े कार्यक्रम के बारे में सभी नागरिकों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। प्यारे देशवासियों, सशक्तिकरण की भावना से युक्त इस उत्साह का संचार आज संभव हो पाया है क्योंकि हमारा देश सभी मोर्चों पर अच्छी प्रगति कर रही है। मुश्किल दौर में भारत की अर्थव्यवस्था न केवल समर्थ सिद्ध हुई है बल्कि दूसरों के लिए आशा का स्रोत भी बनी है। विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं नाजुक दौर से गुजर रही है। वैश्विक महामारी के कारण हुई आर्थिक संकट से विश्व समुदाय पूरी तरह बाहर नहीं आ पाया था कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हो रही घटनाओं से अनिश्चितता का वातावरण और गंभीर हो गया है। फिर भी सरकार कठिन परिस्थितियों का अच्छी तरह सामना करने में सक्षम रही है। देश ने चुनौतियों को अवसरों में बदला है और प्रभावशाली जीडीपी ग्रोथ भी दर्ज की है। हमारे अन्नदाता किसानों ने हमारी आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्र उनका ऋणी है। वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन चिंता का कारण बनी हुई है, लेकिन सरकार और रिजर्व बैंक इस पर काबू पाने में सफल रही है। सरकार ने जनसामान्य पर मुद्रास्फीति का अधिक प्रभाव नहीं पड़ने दिया है और साथ ही गरीबों को व्यापक सुरक्षा कवच भी प्रदान किया है। वैश्विक आर्थिक विकास के लिए दुनिया की निगाहें आज भारत पर टिकी हुई है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हमारी आर्थिक प्रगति की इस यात्रा में समावेशी विकास पर जोर दिया जा रहा है। निरंतर हो रही आर्थिक प्रगति के 2 प्रमुख आयाम हैं। एक और व्यवसाय करना आसान बनाकर और रोजगार के अवसर पैदा करके उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरे ओर जरूरतमंदों की सहायता के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पहल की गई है तथा व्यापक स्तर पर कल्याणकारी कार्यक्रम चलाया जा रहे हैं। वंचितों को वरीयता प्रदान करना हमारी नीतियों और कार्य के केंद्र में रहता है। परिणाम स्वरूप पिछले दशकों में बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकलना संभव हो पाया है। इसी प्रकार आदिवासियों की स्थिति में सुधार लाने
और उन्हें प्रगति की यात्रा में शामिल करने हेतु विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मैं अपने आदिवासी भाई बहनों से अपील करती हूँ कि आप सब अपने परंपराओं को समृद्ध करते हुए आधुनिकता को अपनाएं। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि आर्थिक विकास के साथ साथ मानव विकास संबंधी सरकारों को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मैं एक शिक्षक रही हूँ, इस नाते भी मैंने ये समझा है कि शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। बस 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बदलाव आना शुरू हो गया है। विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों और शिक्षाविदों के साथ मेरी बातचीत से मुझे ज्ञात हुआ है कि अध्ययन की प्रक्रिया अधिक फ्लेक्सिबल हो गया है। इस दूरदर्शी नीति का एक प्रमुख उद्देश्य प्राचीन मूल्यों को आधुनिक कौशल के साथ जोड़ना है।